गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गगन। तो ये आपके साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को एग्जेम्पशन दी है दिसंबर 2025 तक कि वो तब तक जो है गगन नेविगेशन सिस्टम जो हमने इंडिया ने खुद बनाया है उसको कंप्लाई तब तक कर सकते हैं, तब तक उनके पास टाइम है। तो अब हम देखते हैं कि गगन है क्या। तो गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसको इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। अब ये होता क्या है कि जो आपका जीपीएस है वो आपको पता है ना कि बिल्कुल करेक्ट तो नहीं होता है। तो उसको हम ज़्यादा करेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एयरलाइंस के केस में अगर ज़री सी भी गलती हो गई नेविगेशन में तो प्रॉब्लम हो सकती है, एयरक्राफ्ट जो है वो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है ये एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस का सिस्टम हो और वो जीपीएस सिग्नल की करेक्शन करके जो है वो सिग्नल जो है वो एयरक्राफ्ट को दे सके। अब ये गगन सिस्टम वही है। तो ये जीपीएस सिग्नल एरर्स जो है उनको करेक्ट करता है। क्यों? अब जीपीएस सिग्नल में एरर क्यों आते हैं? कई बार क्या होता है, आयोनोस्फेयर जो है हमारा, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट के एरर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जीपीएस जो लोकेशन वो कई बार गलत बताता है। तो उसके लिए हमको जो सिग्नल को एरर्स को ठीक करके ये गगन सिस्टम जो है आपके एयरक्राफ्ट्स को सही लोकेशन की जो सर्विसेज देता है। अब अपार्ट फ्रॉम सिर्फ एयरक्राफ्ट्स को ही नहीं, आपके एविएशन सेक्टर को ही नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रेलवेज, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए, नेचुरल रिसोर्स, लैंड मैनेजमेंट, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, मोबाइल, टूरिज्म, बहुत सारी और एप्लीकेशंस भी इस गगन सिस्टम जो है वो दे सकता है। बेसिकली आपको जहाँ पर भी जिस भी इंडस्ट्री में करेक्ट जीपीएस सिग्नल जो है वो चाहिए होता है वहाँ पर ये सर्विसेज दे सकता है। अब ये काम कैसे करता है? अब इसमें बहुत सारे ग्राउंड रेफरेंस स्टेशंस लगाए जाते हैं और वो अलग अलग जगह पर लगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंडियन रेफरेंस स्टेशन। अब ये सब जो है जीपीएस सैटेलाइट डेटा को गैदर करते हैं और एक मास्टर स्टेशन पर उस डेटा को भेज देते हैं जो कि है इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर। ये जो INMCC होता है ये जीपीएस करेक्शन कर देता है जो है, और फिर ये मैसेजेस भेज देता है आपके इंडियन अपलिंक स्टेशंस द्वारा। ठीक है, फिर वो इंडियन अपलिंक स्टेशन जो है वो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स द्वारा, GSAT 8, GSAT 10 और GSAT 15 द्वारा, और वो सिग्नल जो है एविएशन इंडस्ट्री रिसीव करती है और उसके बेसिस पर जो है फ्लाइट चलती हैं। ठीक है, अब इसका कवरेज एरिया कितना है? अब कवरेज एरिया इसका कहा जा रहा है अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक कवर कर रहा है गगन जो है, और लगभग 45 रेफरेंस स्टेशंस बनाए गए हैं जो कि गगन सिग्नल जो है वो उसको करेक्शन करके वापस भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ICAO आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए हमको ये बनाना पड़ा है ऑफ कोर्स, और इस ताकि हम एयर एविएशन सेक्टर में कोई मिस हैपनिंग को रोक सकें। और ये इतना एक्यूरेट होता है कि 1/10 ऑफ अ नॉटिकल माइल के रेडियस की ये जो है लोकेशन बता सकता है। ठीक है, अब ये बाकी जो इंटरनेशनल आपके स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम्स हैं, जो जैसे हमारा गगन है वैसे ही US का एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम है, यूरोप का यूरोपियन जियो स्टेशनरी नेविगेशन ओवरले सर्विस सिस्टम है। ऐसे ही जो बाकी सिस्टम्स हैं उनके साथ इंटरऑपरेबल भी है, मतलब अगर जो है उनके ही जैसा जो है, ताकि क्या होता है कि अमेरिकन फ्लाइट्स अगर इंडिया में आ रही हैं तो उनको मुश्किल ना हो इसको अडॉप्ट करने में, तो इसलिए इंटरऑपरेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेगासस स्नूपिंग। तो ये सिक्योरिटी सेक्शन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी उसने कोई भी पेगासस स्पाईवेयर जो है 29 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जो कंप्लेनेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स थे उनमें पेगासस स्पाईवेयर नहीं पाया है। तो ये इशू हुआ क्या था? एक्चुअली इजरायली स्पाईवेयर कंपनी थी NSO ग्रुप, उन्होंने ये पेगासस स्पाईवेयर बनाया था और थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड उससे टारगेट किए गए थे। लगभग 300 लोग इंडिया में भी टारगेट किए गए थे। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप इस पर इंक्वायरी करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन हम जो जुडिशरी जो है उसको इंटरफेयर करने से स्टेट जो है वो नहीं रोक सकता। तो पेगासस क्या है? पेगासस एक मैलवेयर है या स्पाईवेयर है जो यूज़र के नॉलेज के बिना उनके फ़ोन्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और फिर रियल टाइम एक्सेस टू ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब जो है स्मार्टफोन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है कंपनी को जिसने ये स्पाईवेयर डाला है। तो अब एक कमेटी बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस RV रविंद्रन जी के अध्यक्षता में, और उनको कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप पहले तो इंक्वायरी करो कि क्या ये पेगासस है इन 29 मोबाइल फ़ोन्स में, और अगर नहीं भी है तो भी आप रिकमेंडेशंस दो कि कैसे आगे हम
इससे ऐसे स्पाईवेयर से बच सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं इंडिया में लॉज कौन से हैं स्नूपिंग के। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है इंटरसेप्शन कर सकती है सिर्फ सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के केस में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरसेप्शन मैसेजेस की कर सकती है या फिर क्लास ऑफ मैसेजेस की कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि राइट टू प्रिवेसी वायलेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वेलेंस के लिए प्रोविजंस भी बना दिए। रूल 419A डाला गया टेलीग्राफ रूल्स में, जिसमें कहा गया कि होम सेक्रेटरी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करी तो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट कर रही तो स्टेट लेवल पर, उनकी परमिशन के बिना जो है ये सर्वेलेंस नहीं की जा सकती। फिर आपको पता है कि एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आया 2017 में, जिसमें प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो उसके बाद सर्वेलेंस को जो है तभी कर सकते हैं जब लीगली वैलिड हो और लेजिटिमेट एम हो गवर्नमेंट का। तो सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसके अंदर भी जो है प्रोविजंस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट इंटरसेप्शन कर सकती है किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू जनरेट किए हुए मैसेजेस की। तो अब रिकमेंडेशंस क्या दी कमेटी ने? जस्टिस रविंद्रन की जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं सर्वेलेंस के, उनमें अमेंडमेंट की जानी चाहिए ताकि सिटीजन्स की राइट टू प्रिवेसी जो है वो सिक्योर की जा सके और कोई नॉन स्टेट एंटिटी जो है वो स्पाईवेयर का यूज़ ना करे। तीसरा उन्होंने बोला कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ ताकि सिटीजन्स जो है वो ग्रीवेंसेस भी रेज कर सकें अगेंस्ट इलीगल सर्वेलेंस। फिर उन्होंने बोला एक ऐसी प्राइमरी एजेंसी बनाओ इंडिपेंडेंट जो कि अगर साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सके, जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमएलए। तो ये आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड गवर्नर को बोला है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए फॉर वायलेटिंग इलेक्टोरल नॉर्म्स। तो फरवरी 2022 में सामने आया कि जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हुए एक माइनिंग प्लॉट ही अपने आप को अलॉट कर दिया और लगभग 0.88 एकड़ का जो है ये प्लॉट अनग्ध रांची में अपने आप को उन्होंने अलॉट किया। तो बेसिकली उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के प्रोविजंस को वायलेशन किया है जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन किया गया है। फिर अब इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करके झारखंड गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट किया और हो सकता है कि आज जो है गवर्नर इस पर एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं। सो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहाँ पर यूज़ आते हैं? तो एक्चुअली जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 102 में भी मेंशन किया गया है इन केस ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में कहा गया है कि एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहे हैं कोई भी, ठीक है। तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट बेसिकली ये कहा जाता है, इसको ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर आप किसी पोजीशन पे और आप ऑफिस होल्डर हो गवर्नमेंट के या आपके किसी भी स्टेट रिलेटेड, तो आप कोई फाइनेंशियल गेन या एडवांटेज ले रहे हो उस पोजीशन की बेसिस पे, तो उसको आप कहोगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अमाउंट स्पेसिफाई की गई, चाहे आप 10 रुपये का भी अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो लगा कर देखना पड़ेगा कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसी भी केस में लगता है या नहीं लगता है। तो ये टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है कि क्या गवर्नमेंट उस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखो कि जो उन्होंने अपने आप को माइन अलॉट किया है तो उसमें ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट ने ही जो माइन उनको अलॉट किया है। गवर्नमेंट के पास क्या पावर है टू टर्मिनेट दैट अपॉइंटमेंट? ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उसको उस माइन को भी हटा भी सकती है। गवर्नमेंट डिटर्मिन्स द रिम्यूनरेशन, गवर्नमेंट जो है वो डिटर्मिन करती है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर जो है वो फुलफिल होना चाहिए क्राइटेरिया, फिर उस केस में जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जा सकता है। और सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, ठीक है। इन केस अब समझ लो हम ये माने कि कोई गवर्नमेंट की PSU में किसी की अपॉइंटमेंट करवा दी गई अपने किसी फैमिली मेम्बर की, तो क्या गवर्नमेंट ने रेम्यूनरेशन तय की है? क्या गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन है? क्या उससे कुछ पावर उनको मिल रही है? तो इस केसेस में जो है ये फैक्टर्स भी काम आते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है हमारी एग्जीक्यूटिव,
और जो लेजिस्लेचर है वो सेपरेट हैं, ठीक है। दोनों ऑफिस हैं, जो चाहे एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ऑपोजिट हैं। तो इन केस अगर कोई एमएलए या एमपी जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो अगर उनको कोई आप गवर्नमेंट पोजीशन दे देते हो, तो उससे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को फ़ायदा मिलता है। कैसे फ़ायदा मिलता है कि वो एमपी या एमएलए जो है वो उनके फेवर में वोट करेंगे या वो उनके हमेशा फेवर में रहेंगे। तो बेसिक जो आपकी डिफरेंस है, जो आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, वो वॉयलेट हो जाता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। और क्या ग्राउंड्स हैं, किस ग्राउंड्स पे किसी एमएलए या एमएलसी को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इलेक्शन ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, या उनको किसी ऑफेंस की वजह से 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की जेल हो गई है, कोई इलेक्शन एक्सपेंसेस में उन्होंने कोई अपने बताने जो है वो नहीं बता पाए हैं वो इलेक्शन कमीशन को, कोई वो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड किया, जैसे इस केस में ऑफ कोर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस आ गया है। और अगर वो किसी कॉरपोरेशन में उन्होंने वो गवर्नमेंट के किसी कॉरपोरेशन में जो है वो डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट रहे हैं, जिसमें 25% शेयर गवर्नमेंट का है, तो उसको भी हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और अगर कोई सोशल क्राइम्स किए उन्होंने, जैसे अनटचेबिलिटी, डाउरी या सती, उसके लिए भी अगर उनको पनिशमेंट मिली है तो भी जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है डिस्क्वालीफाई करने की? आर्टिकल 192 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर के पास ये फाइनल अथॉरिटी है, और गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा, और उसको जनरली जो है वैसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करता है। सो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेगा, जैसे हो सकता है कि कोर्ट को अगर लगे तो वो रिव्यू भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2 डे नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस चल रही है तिरुपति में। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि इंडिया को अपने फ्यूचर लेबर नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस देने चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देने चाहिए, ताकि एक वर्क फ्रॉम होम सिस्टम हम क्रिएट कर सकें और विमेन की पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में उससे बढ़ा सकें, ठीक है। तो अब वो होगा क्या कि अगर आपकी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस होंगे, वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम आ जाएगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे, तो विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगी उससे। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ कैचअप कर रहा है, तो डिजिटल स्फेयर में जो है ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, तो उसके लिए हमको पुराने लॉज जो हैं, जो पुराने हमारे सोच है, उस पर हम नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे पुराने लॉज को रादर गवर्नमेंट ने तो अबॉलिश भी कर दिया है, और 4 सिंपल लेबर कोड्स गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है क्या। तो ये एक ट्राईपार्टिट लेवल की मीटिंग होती है। ट्राईपार्टिट कैसे? इसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। तो एक कंसल्टेटिव कमेटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बुलाती है। पहली मीटिंग इसकी आज तक हमारी 1942 में हुई थी, और अभी रिसेंट वाली जो इससे पिछली हुई थी वो हुई थी 2014 और 15 के बीच में। तो इंडिया के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ILO कहता है कि ऐसी आपको ट्राईपार्टिट मैकेनिज्म बनाकर रखना है और ये मीटिंग्स टाइम टू टाइम करते रहना है। तो ये जो 2022 में हो रही है कॉन्फ्रेंस, ये आपकी तिरुपति में हो रही है, आंध्र प्रदेश में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसमें दिख रहा है, और इसमें 4 थीम्स के ऊपर जो है ये डिस्कशन की जा रही है। पहला है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल है कि जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को ऑनबोर्ड करके यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य से समृद्धि, मतलब मेडिकल केयर दी जा रही है ESI हॉस्पिटल्स द्वारा। और आपका है 4 लेबर कोड जो आपके हैं, उनके रूल्स फ्रेम करने और मोडालिटीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन उनको अभी तक नहीं हुई है ना, अप्रैल 1, 2021 से वो लागू होने थे, बट वो टलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेबर यूनियन प्रोटेस्ट, और जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं किया गया इसके ऊपर। तो इसके लिए जो है मोडालिटीज़ देखी जा रही हैं। लास्ट है आपका विजन श्रमेव जयते, ताकि हम इक्विटेबल कंडीशंस ऑफ वर्क जो हैं और प्रोटेक्शन सारे वर्कर्स को दे सकें 2047 तक, उसके लिए भी एक विजन रखा गया है। तो अब हम देखते हैं वो चारों लॉज क्या हैं, जो 4 लेबर कोड्स हैं। पहला है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसमें आपके ट्रेड यूनियन से रिलेटेड रेगुलेशंस दी गई हैं, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताई गई हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में। दूसरा है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड और कैसे जो है सोशल सिक्योरिटी सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक्सटेंड की जा सकती है, इसके बारे में डिस्कशन है और उसके बारे में रेगुलेशंस हैं। तीसरा है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ 2020, इसके अंदर ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड लॉज हैं। कोड ऑन वेजेस, जिसमें आपके पेमेंट ऑफ वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, मिनिमम वेजेस एटसेट्रा ये सब मेंशन की गई हैं, ठीक है। सो लेबर आपको पता है ना, कंकरेंट सब्जेक्ट है जिसपे यूनियन और
स्टेट दोनों सब्जेक्ट जो है लॉज बना सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर यूनियन ने लॉ बना दिया तो स्टेट के लॉ को वैलिड नहीं माना जाएगा अनटिल और अनलेस प्रेसिडेंट उसकी इजाज़त दें। अब ये कोड जो हैं इसमें 29 प्री एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को अबॉलिश करके उनको मर्ज करके 4 कोड्स में बना डाल दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थ गंगा। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, और आपकी इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक कुमार जी जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने एक अर्थ गंगा मॉडल जो है वो उसके बारे में बात की है। ऑफ कोर्स ये अर्थ गंगा मॉडल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग में दिया था 2019 में, और कहा था कि हमें सिर्फ गंगा को क्लीन ही नहीं करना है बल्कि अर्थ गंगा का मॉडल पे हमें शिफ्ट होना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा। तो इसके अंदर 6 वर्टिकल्स हैं अर्थ गंगा मॉडल के अंदर। पहला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, केमिकल फ्री फार्मिंग हो, ताकि जो है 10 किलोमीटर का जो आसपास का एरिया है गंगा का, वहां पर जो है केमिकल्स जो है वो रिस्क के गंगा में मत जाएं। दूसरा है आपका मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर को जो है रीयूज करना, उसको जो है उसको स्लज को आपको रीयूज करना, ताकि जो है उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो, और जो है वेस्ट वाटर जो आपका गंगा में ना जाए, उससे सफाई हो जाएगी ऑफ कोर्स। तीसरा है लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे आप हार्ट्स बना दो, जैसे आपके हुनर हाट होते हैं ना, वैसे हार्ट्स बना दो, ताकि लोग जो हैं आसपास गंगा के जो है इसको बेच सकें, लोकल प्रोडक्ट्स बेच सकें, मेडिसिनल प्लांट्स बेच सकें, आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच सकें। चौथा है आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि रिवर की क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिले। चौथा है आपका पांचवा है आपका कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म ऑफ गंगा को प्रमोट करना। पांचवा लास्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करना, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है उसको भी एम्पावर किया जा सके फॉर वाटर गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को नोटिफाई करा है, और जो है ताकि आपकी वेस्ट बैटरीज को ठीक से हम यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, या उनको डिस्कार्ड करना हो तो डिस्कार्ड कर सकें। ठीक है, तो ये रूल्स जो हैं 2001 के जो रूल्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। हर तरह की बैटरी जो है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी, इन सबको कवर करेंगे। इन न्यू रूल्स में कहा गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, जो बैटरी बना रहे हैं, चाहे वो इंपोर्टर भी हों, वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कलेक्शन और रिसाइकलिंग भी उन वेस्ट बैटरीज की हो, और जो मटेरियल रिकवर करना है वो उस वेस्ट में से रिकवर भी कर लिया जाए। दूसरा उन्होंने बोला है कि एक ऐसा मैकेनिज्म या सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जहां पर ये ईपीआर सर्टिफिकेट्स भी ट्रेड हों। जैसे हमने पढ़ा है ना कार्बन ट्रेडिंग होती है, वैसे है ये ईपीआर सर्टिफिकेट्स भी ट्रेड हो सकें बिटवीन प्रोड्यूसर्स और रिसाइकलर्स। फिर उन्होंने बोला है कि न्यू इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप्स लेके आनी पड़ेगी, ताकि रिसाइकलिंग और रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज की भी इंडस्ट्रीज हम एस्टेब्लिश कर सकें। फिर हम जो न्यू बैटरीज बनाएंगे उसमें भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज़ किया जाए। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी लाया जा रहा है, ताकि अगर आप नॉन फुलफिलमेंट कर रहे हो, ईपीआर आपके टारगेट नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपको जो है वो कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जो पैसा उससे इकट्ठा होगा इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के नाम पे, उसको फिर हम कलेक्शन और रिफर्बिशिंग और रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करेंगे, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Gagan. So this topic is important for your governance section and your most importantly for your science and tech section. So Government of India has recently exempted Boeing 787 aircraft to comply with the indigenously developed Gagan navigation system until at least December 2025, because the manufacturer is saying that they would have to go for major design changes in their aircrafts, so they need time to comply with these provisions. So what is Gagan? So Gagan is GPS aided geo augmented navigation. It's a space-based augmentation system, and it is jointly developed by ISRO and Airports Authority of India. So basically, it's a system of satellites and ground stations. You know that GPS signals, they are not pretty accurate. So this can be a major cause of mishappenings in aviation industry. So to correct those signals, we need this Gagan system. So this will correct the GPS signal errors which are caused by ionospheric disturbances, timing and satellite orbit errors, and then this corrected signals will be transmitted back to the aircraft, so that smooth
aviation industry can the aviation industry can run smoothly. So how does it work? Like I was telling you that not just aviation industry but other industries where GPS is being used for correcting its signal. This Gagan is being used not just for aviation but for forest management, railways, mobile tourism, etc. also. And how does it work? So there are certain ground reference stations which are called the Indian reference stations, and they gather this GPS satellite data, and they transfer it to the Indian Master Control Center, which corrects this GPS messages, and then these corrected messages are uploaded or uplinked to Indian uplink via Indian uplink stations, and then they are broadcasted on a signal through the geostationary satellites which India have, GSAT 8, 10, and GSAT 15. Then this broadcasted message is received by the aircraft, and based upon that navigational services are used. Okay, so this aim is to prevent any mishappening in the aviation industry. So what is the coverage area of this Gagan? So Gagan signal has a coverage area of about from Africa to Australia, and it is in consonance with the Civil Aeronautical Navigational Standards, the ICAO standards, and it has the ability to give accurate signals within the radius of 1/10 of a nautical mile. So it is also interoperable with other international SBAS systems, like the US has its own Gagan system or Europe has its own system. So if their aircrafts are coming towards India, they would not find it very difficult to cope up with the Gagan system, because there is interoperability between these systems now. So the next topic is Pegasus snooping. So this topic is important for your security section. So Supreme Court has recently said that the technical expert committee, which was examining the Pegasus spyware case, it found no spyware in the 29 mobile phones of complainants who went to the Supreme Court for an investigation. So what was the issue? Of course, an Israeli spyware company, NSO Group, had created this Pegasus, and it was used to target about thousands of people in the world. In India only, at 300 people were targeted, and to get the matter investigated, the Editors Guild of India filed a petition in the Supreme Court seeking a direction for a probe by a special investigation team. So this what is this Pegasus? So before understanding the case, we have to see what is Pegasus. So Pegasus is a malware or a spyware which was developed by Israel's NSO Group, and it gets installed on a computing device without the knowledge of the user, or without the knowledge of the owner of the mobile phone. And it provides real-time access to emails, text, phone calls, and as well as camera and sound recording to the NSO Group, or the creator of Pegasus. So for that, to investigate the matter, the Supreme Court had appointed Justice R.V. Ravindran committee to inquire about the issue, and also to give recommendations as to how we can prevent future cases of cyber vulnerabilities. So anyways, what are the laws in India on snooping? So of course, you know that Section 5 subsection 2 of Indian Telegraph Act states that government can intercept a message or even class of messages, and it can be done only in the interests of the sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, or public order, or even for preventing any commissioning of an offense. Even the Supreme Court in the People's Union for Civil Liberties versus Union of India case said that telephonic conversations are covered by the right to privacy, so they can only be breached if there are certain established procedures. So in consonance with that, the government of India established the procedures for surveillance. So Rule 419A of the Telegraph Rule was formed, which said that surveillance can only be done after the sanction of the Home Secretary at the central level, in case the central government is doing it, and at the state level if the state government is doing it. So in the S. Puttaswamy versus Union of India verdict of 2017, the Supreme Court gave the right to privacy as the fundamental right. So it said that surveillance can only be done if it is legally valid and it serves a legitimate aim of the government. Also, the Information Technology Act of 2000 gives the power to the government under Section 69 to intercept any information through any computer resource.
So, what are the recommendations which has been given by the Justice Ravindran Committee? So, it has said that, of course, first you need to amend the existing laws and procedures for surveillance to secure citizens' right to privacy. It has also said that no non-state entity should be using the spyware. Also, there should be a mechanism for citizens to raise grievances against illegal surveillance, and there must be an independent agency which will be well equipped to investigate cybersecurity vulnerability in the country. So the next topic is disqualification of an MLA. So this topic is important for your polity section. So Election Commission of India has told the Jharkhand governor that Chief Minister Hemant Soren must be disqualified as an MLA because he has violated electoral norms. So what has happened? What is the case? So in February 2022, the current Chief Minister allocated a mining plot to himself. So basically it's an office of profit case. So he allocated a stone quarry mine of 0.88 acres for himself in Ranchi against the provisions of office of profit. So he was also accused of violating the Representation of People's Act of 1951. So now after investigation, the Election Commission has sent its final report to the Jharkhand governor Ramesh Bayasji, and after the maybe today only the governor will take a decision, and the chief minister will be disqualified as an MLA. So Article 191 of the Constitution of India defines the criteria for disqualifying the members of the state legislature. It also the Article 102 of the Constitution describes the criteria for disqualification of members of both houses of Parliament. So it says that under Article 191 Clause 1. Disqualification of a member of legislative assembly or a council can happen if he or she is holding an office of profit. So what is this office of profit? Of course it is not clearly defined in the constitution, and generally we interpret it as a position that brings to the office holder some kind of financial gain or advantage or benefit. Of course amount is not a criteria. Amount is immaterial. Even if the benefit is worth 1 rupee or 10 rupee, then also the office of profit criteria would be valid. So in 1964, the Supreme Court ruled that how would you, of course, determine if there is office of profit? So so it gave a test of appointment. So any of these 5 conditions, if they are applicable in the case, then of course office of profit would be applied, and the person would be disqualified. So first, of course, is whether the government is the appointing authority. Let's suppose that a person let's suppose I am an MLA and I am the CM, and I have appointed my son as the managing director of a corporation, or my wife as a managing director of a government corporation. So let's see if these 5 criterias are applicable into this case. So if the government is the appointing authority, yes, the government has appointed my wife as the managing director in the company. First criteria is meeting. Second is, does the government have the power to terminate the appointment? Yes, the government has it. Government determines the remuneration. Yes, the government is determining it. What is the source of remuneration? In this case, suppose the government is the source of remuneration, and the power that comes with this position as the head of a PSU, my wife or my child would be having the power which is being derived from the government position. So similar is the test or criteria in this case where the CM has allocated a mine for himself. So government is the appointing authority in that case also, and government also has the power to terminate that appointment. So office of profit is clearly being applicable in this case. So that's why EC has recommended that he should be disqualified for violating the electoral rules. So what is the need for such a concept? Like I was telling you earlier, that that in our country there is separation of power between legislature and executive. But when the government appoints, let's suppose, an MLA or an MP, then this rule is being violated. If I appoint, let's suppose, an MLA from opposition party into a government office, me being the chief minister, then there is high chance that he would be voting in my favor. So basically, I'm blurring the lines between legislature and executive. Executive is indulging in quid pro quo with the legislature. So to preserve the separation of power concept, it is important that this office of profit concept must not be violated.
So, what are the other grounds for which an MLA or MLC can be disqualified? Of course, you know that under Representation of People's Act, if someone is found guilty of certain election offences or corrupt practices, he or she can be disqualified. Like if he is convicted for any offence in which imprisonment is more than 2 years or 2 years or more than 2 years. If he has failed to lodge an account of his election expenses, if he has been if he is a director or a managing agent or who holding an office of profit in which in a corporation basically where the government has at least 25% shares, or if he or she is punished for preaching or practicing social crimes like dowry, sati, untouchability. In all these cases, the person can be disqualified as the legislator. So who has the final authority to do it? Of course, under the Article 192 of the Constitution, the governor of the state, in this case of course, will be having the power to decide this matter. The governor will act as per the opinion of the election commission, and the decision of the governor shall be final, and generally it is not reviewed by the court of law. So the next topic is National Labour Conference. So this topic is important for your social issues as well as for your governance also. So in the 2 day National Labour Conference, which is happening in Tirupati, Prime Minister Modi has said that India must prepare for future labour needs and provide for flexible workplaces and flexible working hours, apart from developing a work from home ecosystem so that we can increase women participation in the workforce. So of course, we are capitalizing upon fourth industrial revolution in the digital sphere, so we cannot remain incarcerated to the old laws where the old system of working was applicable. So he has said that we have to move forward and we have to take initiatives to abolish old laws and introduce new laws so that we can cater to the needs of the emerging employer-employee relationship. So, what is this National Labour Conference? So, of course, it's an apex level tripartite consultative committee. Why it is tripartite? Because government, employers, and workers both are being, I'm sorry, all three are being represented in this conference, and it is being organized by Ministry of Labour and Employment. And the first such conference was held in 1942, and the last one was held in 2014 and 15. So India also, being a part of the ILO, has a legal obligation to conduct such conferences. So this conference of 2022 is being held, is being organized by Union Ministry of Labour and Employment at Tirupati, and it is being done in the spirit of cooperative federalism. So this conference will have 4 thematic sessions. First, of course, is on the eShram portal, where on which onboarding of social security schemes to universalize social protection is will be discussed. Swasthya se Samriddhi, so that medical care through ASI hospitals can be accorded to the state government, through the state governments to the employees. 4 labor codes and the modalities for its implementation, what their implementation will be discussed, and the vision Shramev Jayate will be formed for 2047, whereby we want to have just and equitable conditions of work, social protection to all workers, and gender equality at work. So what are those 4 labor codes which we are discussing? The first one is, of course, the Industrial Relations Code of 2020, which relates to the trade unions. Second one is the Code on Social Security, which relates to the extension of social security benefits to all employees and workers. Third one is the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, which relates to the, of course, occupational safety and health and working conditions of persons employed in an establishment. And the fourth one is on the Code on Wages, which is, of course, regarding the payment of wages, overtime, bonus, minimum wage, etc. You know that labor is a current subject in our constitution, so the states will also have the power to make rules on them. So these 4 labor codes are made by merging 29 pre-existing labor laws, and the Ministry of Labour and Employment is expected to implement these 4 labor codes very soon. So the next topic is Earth Ganga. So this topic is important for your environment and your economy section also. So Ashok Kumar ji, the Director General of National Mission for Clean Ganga, has recently spoken about the Earth Ganga model, which was given by Prime Minister Modi during the first National Ganga Council meeting in Kanpur in 2019. And
He has said that apart from cleaning the Ganga, we should also focus upon sustainable development of the Ganga through this Earth Ganga model. So, what is the Earth Ganga model? So, it is focusing upon six verticals. First, of course, is the zero budget natural farming, which involves chemical free farming on 10 kilometer on either side of the river. Second is monetization and reuse of sludge and wastewater by the urban local bodies so that it does not seep into the Ganga river. Third is the livelihood generation opportunities. You can have these Hunar Hats, like where the local people can sell local products, medicinal plants, and Ayurveda around the Ganga river. Fourth is the increasing of public participation so that there can be synergy between all the stakeholders involved with the river. Fifth is the promotion of cultural heritage and tourism of Ganga, and the last one, of course, is the promotion of institutional building, and so that we can empower local administration for improved water governance. So the next topic is battery waste management rules. So this topic is important for the environment section. So Union Ministry of Environment has recently published this battery waste management rules for the year 2022, and it will be replacing the the old rules which were formed in 2001. Now these rules will cover all types of batteries: the electric vehicle batteries, portable batteries, automotive batteries, and even the industrial batteries. So these new rules will have the concept of extended producer responsibility, under which the producers, including the importers of these batteries, will be responsible for collection and recycling of waste batteries, and they will also have to use recovered materials from waste into new batteries. The rules also aim to set up a mechanism and centralized online portal where these EPR certificates can be traded between producers and recyclers or refurbishers. Also, these rules aim to set up new industries and new industries in the collection and recycling of waste batteries ecosystem, and certain amount of recycled materials from the old batteries will be used to make new batteries also. So there is also polluter pays principle, which means that if you fail to fulfill the EPR targets, then you will have to pay certain environmental compensation, which will be utilized in collection and refurbishing or recycling of uncollected and non-recycled waste batteries, so that this circular model of circular economy can be established in the battery management ecosystem. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.